हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं बुक ऑफ एस्पर का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की एपिसोड नंबर 758 और 759 का। कियाओर की आंखें चौंक कर थाली जैसी बड़ी हो गईं और आंसुओं से लाल। उसने कांपते हुए हाथ से उस धूर्त और घमंडी सीएओ की ओर इशारा किया। होंठ थरथराते हुए बोली, तो तूने झूठ बोला। तूने मेरे ब्रदर को खा लिया। उसे अभी वापस दे। ही लड़की, मुझे कोई आदेश नहीं दे सकता। हाँ। घमंडी हंसी के साथ हेवन सीलिंग सीईओ ने उस छोटी बच्ची को ऐसे देखा जैसे वो कोई खिलौना हो और उसके टूटे हुए चेहरे को देखकर मजा ले रहा था। कियाओर का चेहरा फड़क उठा। उसके दिल में दर्द बढ़ता चला गया। पिता और बेटी ने जान पर खेलकर अपने छोटे ब्रदर सांजी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी वो लोग यहाँ पहुंचे ही थे कि उसके पिता ने अपनी जान दांव पर लगा दी, खुद को आइस में सील करवा लिया और सीएओ ने उसके जज्बातों से खेलकर उसे एक ऐसा चुनाव दिया जो मुमकिन ही नहीं था। जब आखिरकार उसने फैसला किया तब जाकर पता चला कि ये सब धोखा था। उस नीच का कोई वादा निभाने का इरादा ही नहीं था। वो और उसका पिता सिर्फ उसका मनोरंजन थे। कियाओर की आंखें खून से भर गईं। वो चीखी, सियाओ, तू सड़ा हुआ धोखेबाज है। तूने मुझे इस्तेमाल किया। तूने अपना वादा तोड़ा। तू सीक्रेट बीस्ट कहलाने के लायक नहीं। ही मैं तो तुझे थोड़ा परेशान कर रहा था। इसमें गलत क्या है? क्या तुम इंसान नहीं करते ये छोटे छोटे झूठ? मैं भी बस उसी तरह से जवाब दे रहा हूं। इसमें गलत क्या है? लेकिन मैं और मेरा ब्रदर इंसान नहीं है। तुम एक इंसान के साथ रहकर गंदे हो चुके हो। इसका मतलब तुम इंसान ही बन चुके हो। कियाओर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया, लेकिन सीएओ अब ठंडा पड़ गया और उसकी आंखों में जानलेवा इरादा चमक उठा। दांत निपोड़ते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था, कोई भी सेक्रेट बीस्ट जिसमें इंसान जैसी बदबू हो वो सेक्रेट बीस्ट नहीं रह सकता। तुम किलिन और वो इंसानी पिता जिसके साथ तुम सब चिपके हो, सब इंसान ही हो। जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी इंसान मेरी मौजूदगी में जिंदा नहीं बचेगा, तुम भी नहीं। सीईओ ने मुंह से ठंडी बर्फ की सांस छोड़ी जो एक बर्फीले बवंडर का रूप लेकर कियाओर की ओर बढ़ गया। कियाओर डर से जड़ हो गई थी। उसे कोई मौका नहीं मिलने वाला था, क्योंकि वो हेवन सीलिंग सीएओ से लड़ नहीं सकती थी। उसने अभी तक मैच्योरिटी भी हासिल नहीं की थी। ये दिन उन तीनों का आखिरी दिन होने वाला था। बर्फ उसके शरीर पर फैलने लगी, चरमराती आवाजों के साथ जमी जा रही थी। कियाओर की आंखें शून्य में टिक गईं। उनमें निराशा के आंसू भरे हुए थे। माफ करना डैड, मैं हार गई। मैं अपने ब्रदर को नहीं बचा सकी। हम दोनों भी बेबस हैं और अब मैं भी तुम्हारे पास आने वाली हूं। डैड, ब्रदर, नीचे फिर मिलते हैं। कियाओर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। उसकी जिद में सिर्फ गर्म आंसू बचे थे जो उसके साथ हुए अपमान का सबूत थे। सीएओ ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया जब वो बर्फ में बदल रही थी। ही मैंने पहले ही कहा था, छोटी थंडर फिनिक्स, मैं कभी भी तुम दोनों में से किसी की मदद करने वाला नहीं था। मैं तो बस तुम्हें अपना खिलौना बनाकर खेल रहा था। माफ करना, लेकिन लगता है मैंने तुझे झूठी उम्मीद दे दी। हाँ, मुझे तो अपने शिकार को तड़पते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। जब उम्मीद टूटती है और डर आंखों में उतर आता है, वही असली मजा है। ही कियाओर दर्द से चीख पड़ी, लेकिन कुछ कर नहीं सकी। उसे सीएओ और उसकी चालों से नफरत हो गई थी। उसने कभी उन्हें छोड़ने की सोची ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उसे एक असंभव चुनाव दिया। उसे उसके पिता और ब्रदर की मौत अपनी आंखों से दिखा दी, और जब उसने हिम्मत करके फैसला लिया तब पता चला कि ये सब बेकार था। वो खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी। अगर वो तीनों शुरू में ही मर जाते तो कम से कम साथ जाते। अब उसने जो सहा वो सब व्यर्थ था। कियाओर की चीखें सीएओ की गंदी खुशी को और बढ़ा रही थीं। ठंडी हवाएं उसे जकड़ चुकी थीं। वो बर्फ में तब्दील होने ही वाली थीं। बाम! एक काली तलवार जिसमें ब्लैक फ्लेम्स लपटें उठ रही थीं आइस के बीच से निकली और कियाओर के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। वो बर्फीली हवाएं अब कियाओर की जगह उस तलवार से टकराईं, जिससे जोरदार सिसकारी की आवाजें आने लगीं। टोर्नेडो अब भाप में बदल चुका था जो चारों ओर फैलने लगा, कियाओर को भी घेर लिया। सीएओ की पागल हंसी अचानक रुक गई। उसकी आंखें कांप गईं जब उसने उस अचानक फैली भाप को देखा। जब धुंध हटी तो कियाओर बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। उसके सामने वो काली तलवार हवा में तैर रही थी, ब्लैक फ्लेम से घिरी हुई। उससे निकली ऑरा ने हेवन सीलिंग सीएओ को भी डर में डाल दिया। ये तलवार कहाँ से आई? ये किसने किया? हेवन सीलिंग सीएओ कांप गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। कियाओर ने उस जानी पहचानी तलवार को देखा और उसकी आंखों में फिर उम्मीद की चमक लौटी। वो बुदबुदाई, फादर। सिसकारी की आवाज ने उनका ध्यान एक आइस के टुकड़े की ओर खींचा जिसमें अब दरारें पड़ चुकी थीं और उन दरारों से ब्लैक फ्लेम्स बाहर आ रही थीं जो आखिर में फट गईं। कोई शख्स उन आइस के टुकड़ों को चीरता हुआ बाहर निकला और कियाओर के पास आ खड़ा हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर तलवार थामी और मुस्कुराया। कियाओर, माफ कर दे, तुझे ये सब सहना पड़ा। अब आगे मैं संभालता हूं। डैड! कियाओर चिल्लाई, आप ठीक हैं? ये मुमकिन नहीं। मैंने तुम्हें सील किया था। मैंने किया था। तुम कैसे बाहर निकल आए?
हेवन सीलिंग सीएओ हैरानी से दहाड़ा। उसके पंजे आइस सी पर जा लगे और चारों तरफ तूफानी हवाएं फैल गईं। जुओ फैन सील किया गया था, लेकिन अब वो वैसे ही खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में ठंडक थी। सीनियर सियाओ, जब से मैं आइस माउंटेन आया हूं, मैंने हमेशा इज्जत दी। तुमने इंसान को मारना चाहा और मुझे आइस में बंद कर दिया। तुमने कियाओर से चुनाव करवाया और उसने कर लिया। लेकिन एक छोटी बच्ची ने सब किया जो तुमने कहा, फिर भी तुमने अपना वादा तोड़ दिया, सिर्फ उसकी मासूमियत से खेलने के लिए। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम खुद भी कम नहीं हो, तुम्हारी चालाकियां किसी से छुपी नहीं हैं। अगर तुम सच में सील होते तो तुम्हें क्या पता चलता कि बाद में क्या हुआ। सीईओ ने जुओ फैन को घूरते हुए दहाड़ा। जुओ फैन मुस्कुराया, मेरे पास थंडर फ्लेम्स का प्रोटेक्शन है, मुझे सील करना नामुमकिन है। लेकिन बात प्रोटेक्शन की नहीं है, बात यह है कि तुमने कियाओर को रुलाया है। फिर क्या? कुछ नहीं, बस। जुओ फैन की आंखों में खून की चमक दौड़ गई। उसने तलवार घुमाई और सीएओ के बड़े सिर की ओर इशारा किया। तुमने एक पिता के गुस्से को जगा दिया है। तुमने मेरी बेटी के साथ खेल किया और मेरे बेटे को छीन लिया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हेवन सीलिंग सीएओ ने उसे देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। हा, तुम मुझे कीमत चुकवाओगे? सील से बाहर आ गए हो तो क्या हुआ? मुझे तुम्हें कुचलने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम जैसे कीड़े मेरे लिए कुछ नहीं हो। मैं तुम्हें मारने नहीं आया, बस तुम्हें यह बताने आया हूं कि जब किसी से खेलो तो ये समझकर खेलो कि सामने वाला कौन है। कुछ लोगों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। सीनियर सीईओ। जुओ फैन की आंखें चमकी और वो सीधे हेवन सीलिंग सीईओ की तरफ दौड़ पड़ा, जैसे पहले इनविंसिबल सोर्ड किया करता था। लेकिन इस बार जुओ फैन था जो सबसे महान सीक्रेट बीस्ट को चुनौती दे रहा था। कियाओर चिल्लाई, डैड सावधान रहिए। जुओ फैन की आंखें गंभीर हो चुकी थीं। सावधानी की बात छोड़। तुम जैसे अहंकारी कीड़े के लिए कौन सावधानी बरते? इंसान के बच्चे, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। सीएओ ने फिर से ठंडी सांस छोड़ी जो हवा में बवंडर बन गई। ये इतना ताकतवर था कि जुओ फैन को फिर से बर्फ में बदलने के लिए काफी था। कियाओर ने सांस रोक ली, उसकी चिंता चरम पर थी। बूम! जुओ फैन को बचने की कोई कोशिश नहीं करनी थी। वो सीधे बवंडर से टकरा गया और ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक समा गई। बस खत्म। सीईओ ने घमंड से मुस्कुराया, फिर सोचा कि कियाओर को और चिढ़ाए, लेकिन तभी एक आकृति बवंडर चीरती हुई निकली। उसकी देह ब्लैक फ्लेम से घिरी हुई थी। कैसे? हेवन सीलिंग सीएओ एकदम हैरान रह गया अचानक हुए इस बदलाव से। उसकी सीलिंग ने कभी धोखा नहीं दिया था, हमेशा सीधा वार करती थी। लेकिन यह था थंडर फ्लेम का विनाशकारी रूप, वो ताकत जो पांचों महान सीक्रेट बीस्ट से भी ऊपर थी। उसकी सील्स का इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये नहीं कि सीएओ जुओ फैन के आगे बिल्कुल बेबस था, जबकि जुओ फैन की कल्टीवेशन उससे काफी कमजोर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि जुओ फैन के पास था क्वालिटी और सीएओ के पास क्वांटिटी, बहुत सारी। सीएओ को बस अपनी शक्ति को और ज्यादा करना था और जुओ फैन की बातों में बहना नहीं था, तो उसे सील करना कोई मुश्किल नहीं था। जुओ फैन भी ये बात जानता था, इसलिए उसकी आंखों में चमक आई और वो और तेजी से सीएओ के सिर की तरफ उड़ने लगा। ऐसे किसी शिखर शक्ति को हराने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसके घमंड और लापरवाही का फायदा उठाना। उसे एक बेहद छोटे मौके में ऐसा वार करना था जो जानलेवा हो और जीत की थोड़ी सी उम्मीद दे सके। बाकी किसी भी हालत में वो मर चुका होता। खत्म। जुओ फैन ने अपनी थंडर रिंग को छूते हुए रफ्तार और बढ़ा दी। सीएओ के विशाल शरीर का आधा हिस्सा पार कर गया। उस विशाल बीस्ट ने आधा सेकंड बाद हल्की मुस्कान दी। ही, मजेदार है। ये जो तेरे पास काला फ्लेम है ना, बड़ा दिलचस्प है। मेरी सील को भी पार कर गया। मैं जानना चाहता हूं तेरे इस नाचीज इंसानी शरीर में कितना ब्लैक फ्लेम है। क्या ये मेरी सारी सीलिंग पावर को जला देगा? हेवन सीलिंग सीएओ ने फिर एक बार जुओ फैन की तरफ सांस छोड़ी। ठंडी हवा का एक समुंदर उसके सिर पर गिर पड़ा, जैसे पूरा हेवन उस पर आ गया हो। वो हमला कई मीलों मोटा था और 100 मील चौड़ा। ये कोई बाढ़ नहीं थी, बल्कि बर्फ और ठंड का एक पहाड़ था। जुओ फैन के अंदर का थंडर फ्लेम इतनी भयानक ठंड में बुझने ही वाला था, और जैसे ये फ्लेम खत्म होता वो भी खत्म हो जाता, बाकियों की तरह जो पहले इसी तरह सील हो चुके थे। पहली बार तो वो सिर्फ सीएओ के घमंड के कारण बच गया था। अब की बार सीएओ वही गलती नहीं करने वाला था। जुओ फैन की आंखें कांप उठीं। उसने दांत भींचे जब वो विशाल हमला उसके पास आने ही वाला था। उसकी बाईं आंख में थंडर फ्लेम उबल पड़ा और दाईं आंख में 2 सुनहरे हल्के चमकने लगे। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, सेकेंड स्टेज थंडर फ्लेम वॉइड अनाइलेशन। एक काले रंग की आग की किरण उस बर्फीले पहाड़ को चीरते हुए निकली, इतना बड़ा छेद बना दिया जिसमें वो खुद निकल सके। जुओ फैन उसी फ्लेम के पीछे पीछे निकला, लेकिन ठंडी हवा अब भी उसके चारों तरफ घिराई थी, उसके शरीर की ब्लैक फ्लेम्स को खा रही थी और उसे धुएं में बदल रही थी। आखिरकार ये साफ हो गया कि ये ठंड बहुत ज्यादा भारी थी। थंडर फ्लेम बार बार बुझने की कगार पर आ रहा था, लेकिन जुओ फैन अपनी आंख का इस्तेमाल करके उसे दोबारा जलाता रहा। वो ये सब तब कर रहा था जब उसकी आंख से खून बह रहा था। एक पल भी अगर थंडर फ्लेम थमा तो उसी पल उसका अंत निश्चित था।
ये ऐसी तलवार की धार थी जहां एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। क्याओर घबराई हुई थी, अपने पिता की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। सीएओ ने भौहें चढ़ाई, हैरानी से बोला, ये उसका स्किल मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? कहाँ देखा है पहले? बाम! ब्लैक फ्लेम्स की वो किरण ठंड की उस मोटी बाड़ को चीरते हुए निकल गई। जुओ फैन पसीने से तर हांफता हुआ निकला। उसकी बाईं आंख से खून बह रहा था, जो कि अब फ्लेम में जल चुकी थी। जुओ फैन अब भी पूरी ताकत से आगे बढ़ता गया, अपनी जान की परवाह किए बिना। अब वो सीएओ के सीने के बराबर था। अगला निशाना था उसका सिर, और वही था उसकी जीत का सबसे बड़ा मौका। जुओ फैन थका हुआ होते हुए भी एक और कदम आगे बढ़ा। क्याओर ने राहत की सांस ली। अब उसे यकीन हो गया कि उसके पिता पार पा गए हैं। सही पहचाना, हेवनली सॉवरेन का डिवाइन आई ऑफ द वॉइड है ये। दुनिया को हिला देने वाली गुस्से भरी गर्जना के साथ सीएओ की आंखों में खून उतर आया। तब तू हेवनली सॉवरेन के साथ है, मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। सीएओ ने अपने विशाल पंजे से वार किया, और वो जुओ फैन की तुलना में किसी कीड़े जैसा छोटा लग रहा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। हेवनली सॉवरेन ने मुझे यहां सारी उम्र बंद करके रखा। मैं ये अपमान कभी नहीं भूलूंगा, और तू उसका सक्सेसर होकर मरेगा। मैं तेरी हड्डियां तक पीस कर उड़ा दूंगा। उसका विशाल पंजा हवा में आया, इतनी भयानक शक्ति के साथ कि जुओ फैन की सांस रुक गई। उसने अपनी छाती की हड्डी टूटती महसूस की और खून उगल पड़ा। जुओ फैन की आंखों में अब गंभीरता थी। सिर्फ उसके प्रेशर से ही मेरी हालत खराब हो गई। जब असली वार लगेगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। जुओ फैन पसीने से भीग गया। अब वो एक ऐसी जगह आ गया था जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। क्याओर बेचैनी में इधर उधर घूमती रही, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी, बस दुआ कर रही थी। अब जुओ फैन सीएओ की गर्दन के पास था, बस 1000 मीटर और। जुओ फैन की दाईं आंख में अब सिर्फ एक सुनहरा हेलो था। सीएओ का पंजा नीचे गिरा, लेकिन खाली जगह पर। जुओ फैन अब सीएओ के सिर पर था, शैतानी हंसी के साथ। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का फर्स्ट स्टेज शिफ्ट? सीएओ चिल्लाया। गुस्से में आकर वो जुओ फैन की चाल पर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन फिर उसकी दूसरी आंख सिकुड़ी और पीली रोशनी फैली। सड़े हुए कीड़े, ये मत सोच कि जगह बदलने से तू बच जाएगा। तेरा स्किल तो हेवनली सॉवरेन के सामने बच्चों जैसा है। वॉइड सील। हर तरफ लहरें फैल गईं, जिससे जुओ फैन को ऐसा लगा जैसे चारों तरफ दीवारें खड़ी हो गई हों। अब उसके पास शिफ्ट से भागने का कोई रास्ता नहीं था। पर जुओ फैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने टारगेट तक पहुंच चुका था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी थंडर रिंग को छुआ। सीएओ को इसकी नीयत का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो तो सिर्फ ये सोचकर खुश हो रहा था कि अब ये चूहा फंस गया है। उसकी हंसी में गुस्सा और दर्द दोनों छिपे थे। हा, अब देखूं कैसे भागेगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मूर्ख इंसान, हेवनली सॉवरेन की विरासत पाकर खुद को बड़ा समझने लगा क्या? तू अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा था क्योंकि मैंने तुझे लायक ही नहीं समझा। लेकिन अब तू हेवनली सॉवरेन के साथ है। अब तुझे मेरे पूरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हेवनली सॉवरेन, तू कुतिया का बेटा, तुझ पर तो मैं हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन तेरे सक्सेसर को पीसकर मैं अपने गुस्से को शांत करूंगा। सीएओ गुस्से से चिल्लाया, अपना सिर घुमाकर मुंह खोला और उस जगह को निगलने चला जहां जुओ फैन को फंसा दिया गया था। सड़े हुए कीड़े, अब मैं तुझे चबाकर फेंक दूंगा और तेरा मास्टर हेवनली सॉवरेन भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। सीआओ, रुकिए। मेरे पिताजी का हेवनली सॉवरेन से कोई लेना देना नहीं है। आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। क्याओर चिल्लाए, लेकिन सीएओ सुनने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। उसे इस इंसान को खाना ही था, ताकि उसके भीतर का गुस्सा शांत हो सके। भले ही वो गलत ही क्यों ना हो, इंसान तो था ना, और उसके हिसाब से सारे इंसान मौत के लायक थे। पिताजी? क्याओर की चिंता और बढ़ती जा रही थी, खासकर जब देखा कि सीएओ बिल्कुल सुन नहीं रहा। जुओ फैन ने किसी की बात नहीं सुनी। उसकी नज़र सिर्फ उस रिंग पर थी जो उसके हाथ में चमक रही थी, और जैसे ही सीएओ का जबड़ा उसके ऊपर बंद होने को आया, उसकी मुस्कान और भी शैतानी हो गई। हेवन सीलिंग सीएओ, आज तेरी हार सिर्फ तेरे घमंड की वजह से है। सीएओ ने खुद ब खुद पूछा, लेकिन उसका मुंह अब भी बंद होने ही वाला था। जुओ फैन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी हंसी अब कानों तक फैल चुकी थी। मैं तो बस तेरा शुक्रिया अदा कर रहा हूं ये मौका देने के लिए। तू हार चुका है। जुओ फैन ने अपनी अंगुली हिलाई और तभी वहां एक छोटा सूरज उभर आया, जलता हुआ, डरावना। वो तो सीएओ की वो विशाल आंख थोड़ी सिकुड़ी और उसने हक्का बक्का होकर चिल्ला दिया, ओल्ड ड्रैगन की पूरी ताकत से बनी ड्रैगन ब्रेथ पिल? तो तुम्हें वो क्यों देगा, हेवनली सॉवरेन के सक्सेसर को? हाँ, अगर मैं सच में हेवनली सॉवरेन का सक्सेसर होता तो वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करता। लेकिन फ़र्क यह है कि मैं उसका सक्सेसर नहीं, बल्कि उसकी अल्टीमेट स्किल सीखने वाला हूं। मैंने उससे मदद का सौदा किया और बदले में उसने मुझे अपनी प्रोटेक्शन दी। जैसे तुमने खुद कहा, ये सब अपनी अपनी ज़रूरतों के पीछे हैं। कोई भी नोबल नहीं है जैसे तुम दिखते हो। अब तो बस। जुओ फैन की आंखों में क्रूरता चमकी और उसने ड्रैगन ब्रेथ पिल फेंकने की तैयारी कर ली। सीएओ घबरा गया, भागने लगा। उसने मुंह बंद करने की कोशिश की और कांपती आवाज में बोला, अभी रुको, बात करते हैं। ऐसा मत करो।
बात सिर्फ बराबरी वालों के बीच होती है। और तुम जनाब बहुत ताकतवर हो। जुओ फैन ने उसका बहाना नहीं चलने दिया। जुओ फैन ने बिना किसी हिचक के वो आग का गोला फेंक दिया, ठंडी आवाज में बोला, ये मेरी तरफ से एक तोहफा है सीनियर CEO, मेरे बच्चों की देखभाल के लिए। और हाँ, सीनियर ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ से भी नमस्ते कहना। खाओ, जियो और खुश रहो। हा हा हा। वो ड्रैगन ब्रेथ पिल हर बैरियर को चीरता हुआ सीधा CEO के खुले मुंह में चला गया। धड़ाम। हर चीज सुनहरी आग में रंग गई। वो लपटे जैसे समुंदर को ही निकल गईं। ड्रैगन एंसेस्टर की पूरी ताकत से भरी ड्रैगन ब्रेथ पिल CEO के मुंह के अंदर फट गई। आग का तूफान उसके पूरे शरीर में घुस गया। जैसे ही आग ने उसके अंदरूनी अंगों को छुआ, सब कुछ खौलते लावे में बदल गया। जब उसका पूरा शरीर जलकर भर गया, तभी बाहर लाल धुएं के साथ खून की बूंदें आसमान में उड़ने लगीं। उसका शरीर बुरी हालत में पहुंच चुका था। उसके मुंह से खून की धाराएं निकलने लगीं। उसका कभी गर्वीला चेहरा अब पूरी तरह पीला पड़ गया। उसकी चमकती स्केल्स जलकर काली हो गईं या टूटकर गिरने लगीं। जुओ फैन के इस एक वार ने CEO की जान लेने तक की नौबत ला दी, क्योंकि CEO और ड्रैगन एंसेस्टर एक ही स्तर के थे और ऐसे वार का असर बहुत गहरा होता। लेकिन इस बार तो और भी बुरा हुआ। ड्रैगन एंसेस्टर अगर CEO को इतनी चोट पहुंचाता तो खुद को भी खतरे में डालना पड़ता, मगर जुओ फैन ने अपनी कमजोरी को ही ताकत बना लिया। एक इंसान जिसे कोई खतरा नहीं समझता, उसी ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बनाया। ये दुनिया का कोई भी समझदार जीव कभी ऐसा मूर्खता भरा काम नहीं करता कि अपनी कमजोरी उजागर करे। बाहर की त्वचा तो फिर भी सहन कर सकती है, मगर अंदर की मुलायम अंगों पर अगर ऐसी आग गिरे तो मौत तय है। मगर CEO को कौन दोष दे सकता था? जुओ फैन एक मामूली इंसान था। कौन सोचता कि वो खुद की जगह ड्रैगन एंसेस्टर की आग उसके मुंह में भर देगा? बराबरी की लड़ाई में कौन अपनी कमजोरी सामने लाता है? मरने के लिए? जुओ फैन ने इस बार जबरदस्त वार किया और उसका पूरा प्लान भी यही था। अगर शुरुआत से ही ड्रैगन ब्रेथ पिल से हमला करता तो CEO को सिर्फ गुस्सा आता, लेकिन उसने मौके का इंतजार किया। उसका प्लान था 2 ड्रैगन ब्रेथ पिल इस्तेमाल करने का। एक से मुंह खुलवाया और दूसरे को सीधे पेट में डाल दिया। CEO खुद ही मौके पर आ गया था। इसीलिए जुओ फैन ने तब और चुभाकर कहा था कि वो हार गया, क्योंकि उसने खुद अपनी कमजोरी दिखा दी थी। हाँ, और अब CEO इसका पूरा हिसाब चुका रहा था। CEO दर्द से कराह उठा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कसम खा ली कि उसकी लंबी उम्र में ऐसा शर्मनाक हार कभी नहीं हुआ। किसी छोटे से इंसान ने उसे इतनी चोट पहुंचाई। वो क्रोध से भरा चिल्लाया, तू हरामी की औलाद, तू अब यहां से जिंदा नहीं जाएगा। हा, सीनियर CEO, तुम्हारे इस हाल में भी तुम धमकी दे रहे हो? जुओ फैन ने मजाक उड़ाया। उसकी जली हुई स्केल्स गिर रही थी, खून की बदबू आ रही थी। एक और खून की धार निकली और समुद्र का रंग गहरा लाल हो गया। CEO ने जुओ फैन को घूरा, ज्यादा उड़ मत कमीने, मैं अभी मरा नहीं हूं। इतनी चोट में भी तुझ जैसे कीड़े को मारने के लिए काफी हूं, मर जा। CEO ने पंजा उठाया और जुओ फैन को मिटा देने की कोशिश की। धड़ाम। मगर उसका वार सिर्फ एक हिमखंड को टुकड़ों में तोड़ गया। जुओ फैन उसके घायल पंजे पर चढ़ चुका था। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। हा, सीनियर CEO, लगता है अब बातचीत का मूड नहीं है। मुझे भी कोई शांति समझौते की जरूरत नहीं, हमारा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। जुओ फैन की आंखें चमकी। उसने अपनी तलवार उठाई। उस पर ब्लैक फ्लेम लहरा रही थी और उसने तलवार सीधे उसके पंजे में घुसेड़ दी। धचाक। ब्लैक फ्लेम की आग और सेक्रेड वेपन की नुकीली धार ने CEO की स्किन को ऐसे काटा जैसे मक्खन में छुरी चल रही हो। जोरदार धमाके गूंजने लगे। ये यंग सांजी के लिए है। CEO और भी घायल हुआ और चीख उठा। उसने दूसरा पंजा चलाया, मगर जुओ फैन गायब हो चुका था। अब वो कंधे पर आ गया था। इस बार उसने वहां वार किया और ब्लैक थंडर फ्लेम ने स्केल्स को जला डाला। CEO फिर कराह उठा। ये क्या और के लिए है? जुओ फैन ने रहम नहीं किया। पूरे शरीर पर वार करता गया। हर वार एक नया जख्म छोड़ता गया। जुओ फैन किसी भी कीमत पर उस हैवान को नहीं छोड़ने वाला था जिसने उसकी बेटी के साथ खिलवाड़ किया। सीनियर CEO, अब तुम बस किसी तरह लटके हुए हो। तुम्हारी सीलिंग अब कुछ काम नहीं आने वाली। तुम्हारा विशाल शरीर ही अब तुम्हारा बोझ बन चुका है। अब मैं तुमसे वही पूछता हूं जो तुमने मुझसे पूछा था, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? हा। जुओ फैन हंसते हुए उस विशाल शरीर के चारों ओर मंडराने लगा, जैसे कोई काटने वाली मक्खी। जहां मौका मिला काटा, वार किया, चुभाया। CEO बस दहाड़ मारता रहा, कुछ नहीं कर पाया। वो कभी सेक्रेड डोमेन के सबसे ताकतवर बीस्ट में से एक था। सॉवरेंस तक उससे डरते थे, लेकिन अब एक नाचीज इंसान उसे खेल बना चुका था। ये तो अपमान था। चाहे जितनी भी बेइज्जती हो, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो मरने के कगार पर था। और ये सब जुओ फैन की मेहरबानी थी, वरना वो चाहता तो एक और ड्रैगन ब्रेथ पिल फेंक कर उसका काम तमाम कर सकता था। जुओ फैन का नाम इतिहास में दर्ज हो जाता, उस इंसान के रूप में जिसने एक सेक्रेड बीस्ट को मारा। हा। आर। जुओ फैन पागलों की तरह हंस रहा था और CEO दर्द से चिल्ला रहा था।
पहले आई जलती हुई लहर और जोरदार धमाकों की वजह से वो चारों सील्ड एक्सपर्ट्स अब पिघल चुके थे। इनविंसिबल स्वॉर्ड ने सनडरिंग स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा और खांसते हुए मुंह से खून के साथ साथ आग और बर्फ बाहर निकल पड़ी। स्वॉर्ड किंग्स की हालत और भी खराब थी। वे बार बार खून थूक रहे थे। उन्होंने चिंतित होकर पूछा, पेट्रियार्क, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, बस एक गहरी चोट है। इनविंसिबल स्वॉर्ड ने गहरी सांस ली और फिर से खून के साथ आग और बर्फ थूक दिया। आखिर हुआ क्या था? वो तीनों अचरज में कंधे उचकाने लगे। तभी हंसी और चीखों की गूंज ने उनके कानों को पूरी तरह भर दिया। जिज्ञासा के चलते उन्होंने देखा और जो नज़ारा सामने था उसने सबको दंग कर दिया। उनके सामने उस समय की सबसे भयानक लड़ाई चल रही थी। हेवन सीलिंग सीएओ गुस्से और दर्द में चिल्ला उठा। हर वार से उसका शरीर मरोड़ खा रहा था, तड़प रहा था। उसने अपने टावर जैसे पंजे हवा में घुमाए उस छोटे से लड़के को कुचलने की नाकाम कोशिश में, लेकिन वो लड़का रुक ही नहीं रहा था। अब तो उसने भी काटना सीख लिया था और हर मौका पाते ही पलटकर जोरदार वार कर रहा था। नतीजा हुआ सीएओ के शरीर पर बढ़ते जख्म, खून की नदियां और वो दर्द जो समंदर के इस मालिक को भी झुकाने लगा। जुओ फैन की आंखों में वहशीपन और सनक थी। जैसे ही उसकी तलवार सीएओ के जिस्म में धंसती वो पागलों की तरह हंसता। हा हा हा। इनविंसिबल स्वॉर्ड और स्वॉर्ड किंग्स बार बार पलकें झपकाते रहे, मानो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा हो। बैली यूयून का चेहरा फड़क उठा। उसने हिचकते हुए पूछा, वो क्या कर रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस राक्षस को तड़पा रहा है। सब कुछ सच्चाई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का ऐसा कुछ करेगा। इनविंसिबल स्वॉर्ड भी हैरान था। उसकी आंखें अब भी भटकी हुई थीं। मेरे साथ क्या हुआ था? पेट्रियार्क, उस राक्षस ने छींक मारी और आपको आइस में बंद कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हम सब भी जम गए और हमें कुछ याद नहीं। बाइली यूफेंग सीधा सीधा जवाब दे रहा था, जैसे कोई मशीन। अब उसे औपचारिकता का भी ख्याल नहीं रहा था और बाइली यूटियन भी अपना घमंड भूलकर बस हल्का सा सिर हिला पाया। ये लड़ाई ही कुछ ऐसी थी। जब उसने सीएओ का घायल, खून से लथपथ विशाल शरीर देखा तो उसे लग रहा था मानो ये सब सपना हो। मैं तो इस राक्षस को छू भी नहीं पाया और ये लड़का इसे खेल खेल में नचा रहा है। इसने ये कैसे किया? बाइली यूटियन की भौहें कांपीं और उन्होंने गहरी सांस ली। उनके साथ साथ स्वॉर्ड किंग्स ने भी। भले ही कैसे भी किया हो, इसकी ताकत तो हद से बाहर है। जब इसने कहा था कि वो पांचों स्वॉर्ड किंग्स को हरा सकता है तब वो झूठ नहीं बोल रहा था। अगर उसके पास भी ऐसा कोई ताकतवर हथियार होता तो शायद वो भी छिपाता। ये तो असली ट्रम्प कार्ड है। अगर ये सीएओ जैसे बीस्ट को गिरा सकता है तो फिर इस दुनिया में कौन बचेगा जो इसका सामना कर पाए? मैं एक डर का नाम था, लेकिन आज ये हाल हो गया। अच्छा है, हमने अब तक इससे दुश्मनी नहीं ली। स्वॉर्ड किंग्स पसीने पसीने हो गए और इनविंसिबल स्वॉर्ड की आंखों में चिंता थी। उसके जबड़े भींच गए। बूम! एक जोरदार शॉकवेव चारों तरफ फैल गई और उन सबको हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। वे सब आइस पर जाकर गिरे, 1000 मीटर दूर, खून से लथपथ और पूरी तरह टूटा हुआ। जब उन्होंने फिर से लड़ाई की ओर देखा तो समझ आया कि सीओ ने जुओ फैन को कुचलने की कोशिश की थी और उसकी मार का असर उन पर भी पड़ा। जुओ फैन एक झटके में वार से बच निकला और सीएओ के सिर पर जाकर खड़ा हो गया, हाथ में जलती हुई तलवार। हा हा हा, सीनियर सीएओ, इस वार के साथ मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। बैम! ब्लैक थंडर फ्लेम सीएओ के सिर पर चमका और खून की एक धार निकल पड़ी। हेवन सीलिंग सीएओ एक बार फिर दहाड़ उठा, गुस्से और दर्द में, लेकिन सबसे ज्यादा लाचारी में। एक सेक्रेड बीस्ट होकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था, बस एक मामूली लड़के के आगे। उसने फिर से अपने पंजे घुमाए, जुओ फैन को हवा में मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार बस हवा को काटा और उस पर मिलती रही थी बस हंसी, क्योंकि हर बार जुओ फैन वार से बचकर पलटवार करता और 2 और वार कर देता। सीएओ के हर झटके से हवा में बवंडर उठते, पूरी दुनिया थर्रा जाती। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उन बवंडरों के बीच से आती जुओ फैन की लगातार हंसी, जैसे कोई डेविल नर्क से निकलकर शिकार को चीर रहा हो, खेल खेल में। स्वॉर्ड किंग्स ने घुटकी भर ली। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और वे किसी भी आइस ब्लॉक से बचने की कोशिश में खुद को जमीन पर समेट रहे थे, लेकिन उनकी नजरें जुओ फैन पर टिकी थीं और उनकी आंखों में साफ था डर। किसी ने हमें बताया क्यों नहीं कि ये लड़का कोई अजूबा है? ये राक्षस तो इसके सामने बच्चा लग रहा है। क्या ये सच में डेविल है? पेट्रियार्क, हमें भागना चाहिए, इससे पहले कि हम उस लड़के और सी डीमन की लड़ाई में फंस जाएं। बाइली यूयून ने पीछे देखा, जहां काले धुएं में जगह जगह जलने के छेद हो गए थे। वो घबराया हुआ बाइली यूटियन से बोला। बैली यूतिया ने झल्लाकर कहा, हफ, इतनी जल्दी जान बचाकर भागने की क्या जल्दी है कमजोर? मैंने पूरी जिंदगी में कभी किसी की लड़ाई से डरकर भागने की बात नहीं सोची। आप सही कह रहे हैं पेट्रियार्क, 5 लैंड में कोई भी आदमी आपको नहीं रोक सकता, लेकिन ये दोनों इंसान नहीं हैं। बेहतर होगा हम समझदारी से काम लें। बाइली यूयुन कांपते हुए उम्मीद से देख रहा था। वो जानता था कि पेट्रियार्क यूं मानने वाले नहीं, लेकिन अभी बहस करने का समय नहीं था। वो सब गंभीर रूप से घायल थे और सीएओ की कोई भी वार उनकी जान ले सकता था।
पेट्रियार्क, चलिए बस, कृपया। बैली यूयून का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। बाइली यूटियन ने लड़ाई की तरफ देखा, फिर लंबी सांस लेकर बोला, हम जा रहे हैं। बहुत बढ़िया पेट्रियार्क। तीनों खुश हो उठे। बाइली यूटियन रुक गया। उसने देखा कि उसके हाथ में पकड़ी पर्पल सनरिंग सोर्ड कांप रही थी और सीएओ की ओर इशारा कर रही थी, जैसे लड़ने को तैयार हो। इनविंसिबल सॉर्ड की आंखों में दुख था। सनरिंग सॉर्ड, तुम लड़ना चाहते हो ना? सनरिंग सॉर्ड फिर से झटकी। मुझे डर है कि हम नहीं कर सकते। ये लड़ाई हमारे बस की नहीं। ये ताकतवरों की दुनिया है और मैं अब भी उसमें कदम नहीं रख पाया हूं। बाइली यूटियन ने थकी हुई आवाज में कहा, तलवार को और कसकर पकड़ा। जब मैंने तुम्हें हाथ में लिया था, मैंने स्वर्ग से वादा किया था कि तुम्हें सबसे ऊंचाई तक ले जाऊंगा। तुमने मुझे चुना और सही चुना। हजारों सालों तक मैंने कभी किसी के आगे झुककर हार नहीं मानी, लेकिन आज समझ आया कि मैं अब भी बहुत पीछे हूं। लेकिन चिंता मत करो, मेरा वादा अब भी कायम है। वो दिन आएगा जब मैं तुम्हें ऐसी ही लड़ाई में शामिल करूंगा। अभी के लिए हमें पीछे हटना होगा, क्योंकि हम इसके लायक नहीं हैं। तलवार अब भी बेचैन थी, लेकिन फिर धीरे धीरे शांत हो गई। अब उसका सेक्रेट बीस्ट को मारने का मकसद भूल चुका था। सामने खड़ा घायल बीस्ट भी उसे नहीं उकसा सका। सनरिंग सोर्ड अब इस मानव के साथ एक हो गया था। इनविंसिबल सोर्ड की इच्छा ही उसकी इच्छा बन गई थी। वो लड़ना चाहता था, लेकिन अपने मास्टर के हाथों में रहकर, न कि अकेले जाकर किसी को काटने के लिए। इनविंसिबल सॉर्ड मुस्कुराया, धन्यवाद। वो काले धुएं से बाहर उड़ चला, उसके पीछे सोर्ड किंग्स भी। लेकिन जाने से पहले उसने जुओ फैन की तरफ एक आखिरी नजर डाली और चिल्लाया, जुओ फैन, मर मत जाना। एक दिन मैं ऊपर तक पहुंचूंगा और उसके लिए डेविल माउंटेन में तुम्हारे पास वो टिकट चाहिए। बाइली यूटियन फिर धुएं में गायब हो गया। जुओ फैन थोड़ा कांपा, फिर मुस्कुराया। वो एक और पंजे से बचकर सीधे कियाओ र के पास प्रकट हुआ। रुको, मैं हार गया। सीएओ जो अपनी सनक में था, अचानक रुक गया। उसने जुओ फैन की तरफ अजीब नजरों से देखा। अब ये क्या है? ये क्यों हार मान रहा है? मैं भले ही ताकतवर हूं, लेकिन अब तक तो ये पूरी लड़ाई में मुझ पर हावी रहा है। फिर अब क्यों? समुंदर में वो विशालकाय जीव कूदा और चारों ओर एक सुनामी फैल गई। हेवन सीलिंग सीआओ ने जुओ फैन की तरफ गुस्से और उलझन से देखा। ये कहने का मतलब क्या था? बस इतना कि मैं हार चुका हूं, अब सिर्फ सजा का इंतजार है। टन की हल्की आवाज हुई। जुओ फैन ने वॉल्टिंग स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ दिया और वहीं बैठ गया। क्याओर रोते हुए चिल्लाए, पापा। सीएओ की समझ ही नहीं आया कि ये लड़का अब क्या कर रहा है। अब इस बच्चे की चाल क्या है? जुओ फैन के चेहरे पर बड़ी शांत मुस्कान थी। अब उसमें वो पागलपन और दरिंदगी की झलक नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई शरीफ इंसान हो जो सिर्फ प्यार और शांति की बातें करता हो। एक अजीब सी खामोशी छा गई। हेवन सीलिंग सीएओ अब भी सतर्क था, अचानक हुए इस बदलाव को लेकर उलझन में। उसका गुस्सा अब एक ठंडी बेचैनी में बदल चुका था। उसके मन में सिर्फ सवाल ही सवाल उठ रहे थे। वो तो ये तक भूल गया कि अब करना क्या है। उसका दिमाग उस वक्त ठहर गया जब जुओ फैन ने अचानक हार मान ली। क्यों? तुम मुझे सजा नहीं देना चाहते? तो क्या अब हम बात कर सकते हैं? जुओ फैन ने सीईओ की ओर देखा, जो बस खड़ा घूर रहा था, और हल्की सी मुस्कान दी। सीनियर सीईओ, कृपया मेरे बेटे को उगल दीजिए। सीईओ झटका खा गया और गुस्से में चिल्लाया, अब मजाक उड़ा रहे हो बच्चे? न कोई चाल, न कोई ताना। मेरी बस एक छोटी सी गुजारिश है ताकि सीनियर शांत होकर बातचीत कर सकें। जुओ फैन एक तपस्वी जैसी मुस्कान के साथ बोला। उसकी पीठ सीधी थी, नजरें गहरी। जैसा मैंने कहा, बातचीत बराबरी के बीच होती है। कृपया मेरी पिछली गलती को माफ करें। आपके गुस्से में मेरी बात पहुंच ही नहीं पाई थी, इसीलिए मुझे मजबूरी में ये तरीका अपनाना पड़ा। उम्मीद है अब आप थोड़ा शांत हो गए होंगे। शांत? सीईओ की पलक फड़कने लगी। उसने झल्लाकर कहा, तुम्हारा चेहरा देखते ही खून खौलने लगता है। मैं शांत नहीं हो सकता, और मैं तुमसे क्यों बात करूं? मैं तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ना और तुम्हारी खाल उतारना चाहता हूं। गलत। जुओ फैन की नजरें उसकी आंखों से टकराईं। बिना डरे, हम नहीं, सिर्फ मैं। आप मुझे ही मारना चाहते हैं, सही? सीईओ का बदन सिहर गया। एक लंबी सांस लेकर जुओ फैन ने क्यावर की तरफ देखा, फिर सीईओ की ओर। हमारी लड़ाई में सीनियर सीईओ मुझे मार नहीं पाए। आप कभी भी क्यावर को निगल सकते थे और मुझे मजबूर कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। हूफ सेक्रेट बीस्ट्स में इज्जत होती है, इंसानों की तरह नहीं जो किसी भी नीचता पर उतर आते हैं, यहां तक कि बंधक बना लेते हैं। सीईओ ने थूका। जुओ फैन ने सिर हिलाया। सीनियर, आप खुद ही अपनी बातों से विरोध कर रहे हैं। जब आपने कियाओ रॉ के साथ खेला, तब तो आप हर तरह की इंसानी चालें आजमा चुके थे। मेरी नज़र में कुनपेंग के बाद आप ही हैं जो इंसानों की प्रकृति के सबसे करीब हैं। जब जान पर बनी हो, तब सेक्रेट बीस्ट की इज्जत की बात करना तो मजाक लगता है सीनियर। वो तो मैं सीईओ के शब्द गले में ही अटक गए, और फिर वो जिद्दी हो गया। वो तो बस गुस्से में हो गया था कि लड़की का ध्यान नहीं रहा। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। जुओ फैन ने सिर हिलाया। मुस्कान एक पल को भी नहीं हटी। अगर आप शुरू में ही ये कहते तो शायद मैं मान भी लेता, लेकिन आपने पहले जो कहा उससे खुद को ही काट रहे हैं।
हा 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 सीनियर, आपने क्याओर को कभी बंधक माना ही नहीं और ना ही उसे मारने का इरादा था, है ना? सीएओ ने नजरें चुराईं। 5 सेक्रेट बीस्ट्स इस दुनिया में अद्वितीय हैं। जुओ फैन ने ऊपर की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। एकमात्र अस्तित्व होने के नाते, चाहे आपस में कितनी भी दुश्मनी हो, क्या आप सच में इतनी जल्दी एक दूसरे को खत्म कर देंगे? ऊपर का स्थान बहुत अकेला होता है, और तब और भी ज्यादा जब आपके जैसे बाकी सब मर चुके हों। सीएओ गंभीर हो गया। जुओ फैन फिर बोला, सीनियर सच में इंसानों से नफरत करते हैं, इतनी कि वो अपने जैसे सीक्रेट बीस्ट्स पर भी गुस्सा निकालते हैं जिन्हें इंसानों ने बिगाड़ दिया। क्याओर पर आपका वो खून खराबा झूठ नहीं था। इसी वजह से मुझे विश्वास है कि सीनियर वाकई क्याओर और यांग सांजी को मारना चाहते थे। लेकिन जो सीक्रेट बीस्ट्स इंसानों जैसे हो चुके हैं, वो तो बस भटके हुए बच्चे हैं। चाहे कितना भी गुस्सा हो, सीनियर क्या वाकई उन्हें खत्म करने को तैयार थे? इसीलिए मैं शुरू से आपको देख रहा था सीनियर कि कहीं आप सच में पागलपन में जा चुके हैं या नहीं, और क्या आप यंग सीक्रेट बीस्ट को मारेंगे। मुझे खुशी है कि आपने वो रेखा पार नहीं की। इसका मतलब है कि यंग सांजी अब भी जिंदा है। तो मैं सीनियर से निवेदन करता हूं कि उसे ठीक कर दें। जुओ फैन ने पूरे आदर के साथ झुककर प्रणाम किया। हरामी इंसान, क्या आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो? हेवन सीलिंग सीएओ के जबड़े कस गए, उसकी आंखें लाल हो गईं। इतने सालों में मैंने न जाने कितने इंसानों को देखा है और जानता हूं कि उनके दिलों में कितना अंधेरा होता है, लेकिन तुम सबसे धूर्त और चालाक निकले। मुझे पहले ही समझ आ गया था जब तुमने ओल्ड ड्रैगन की टेक्निक चलाई थी। अब तुम मेरी सोच को तोड़ रहे हो, मेरे सिद्धांतों को मरोड़ रहे हो ताकि अपने किलिन को बचा सको। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। अगर मर भी जाऊं तो इंसान की बात नहीं मानूंगा। आओ मुझसे लड़ो। क्याओर का चेहरा गिर गया। वो घबराकर जुओ फैन की ओर देखने लगी। उसने धीरे से सिर हिलाया। ऐसा मत कहिए सीनियर, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं हार गया। इसे तुम हार कह रहे हो? तुमने मेरा क्या हाल कर दिया, और अब भी तुम सारी चालें चला रहे हो। तुम जब चाहो जा सकते हो या मुझे मार भी सकते हो। मुझे तो तुम्हारी हार कहीं नजर ही नहीं आती। मैं तो शुरुआत से ही हार चुका था। जुओ फैन ने लंबी सांस ली और सम्मान से सलाम किया। यंग सांजी की किलिन शील्ड टूट चुकी है और उसे ठीक करने के लिए सीनियर ही एकमात्र उपाय है। मैं उसे आपकी मदद मांगने ही लाया था। इसी में मेरी हार थी जिससे मैं उबर ही नहीं सकता। अब बस यही कोशिश बची थी कि कम से कम जिसके लिए आया हूं उसे भी न खो दूं। सीनियर का इनकार मेरी किस्मत नहीं बदल सकता। इसी वजह से मैं सीनियर से 5 सीक्रेट बीस्ट्स की खातिर मदद मांगता हूं। हेवन सीलिंग सीएओ ने उसे घूरते हुए देखा, फिर हंसा। ही, इतना बकझक करने के बाद असली बात अब समझ आई। सुनो सीनियर। जुओ फैन की आवाज में दम था जिसने सीएओ की बात बीच में ही रोक दी। सीनियर सिर्फ मेरी वजह से यंग किलिन को नहीं बचाना चाहते। तो फिर सीनियर का सारा गुस्सा इंसानियत पर नहीं, सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। अगर सीनियर उसे बचा लें तो मैं जान देने को तैयार हूं। पापा। क्याओर रो पड़ी। सीएओ का बदन कांप गया, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। सीनियर जितना भी इनकार कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि आप मुझे कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूं। किलिन और क्याओर आपसे छोटे हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं ही हूं जिसने आपका गुस्सा कमाया है, आपकी नफरत का असली कारण। अगर किसी से बदला लेना है तो मुझे मारिए, क्या इससे आपको चैन मिलेगा? जुओ फैन मुस्कुराया। सीनियर का जहर बाहर निकलना जरूरी है और मैं वही माध्यम बनने को तैयार हूं, सिर्फ इस शर्त पर कि आप मदद करेंगे। क्याओर कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ काटते हुए खून निकल आया। उसे पता था कि जब जुओ फैन कोई फैसला कर ले तो उसे कोई नहीं बदल सकता, और यह भी कि यही उसका आखिरी रास्ता था। सीएओ सन्न रह गया, आंखों में शक की झलक आई। फिर वो ठहाका मारने लगा। ही, तुम बहुत चालाक हो। क्या फिर से कोई दिमागी चाल खेल रहे हो? हाँ, तुम्हें लगता है मैं पिघल जाऊंगा और तुम्हें नहीं मारूंगा। गलत। मैं तुम्हारी हड्डियां चूर चूर कर दूंगा। सीएओ ने अपनी हथेली जुओ फैन के सिर पर मारी। उसकी हवा इतनी तेज थी कि आसपास की आइस टूटने लगी। क्याओर की आंखों से आंसू बहते रहे। रुको। तभी किसी की आवाज आई। जैसे ही वो हथेली जुओ फैन तक पहुंची, सीएओ की हथेली थम गई। उसने अपनी उंगलियां हटाकर जुओ फैन को देखा और हंसते हुए कहा, ही, मुझे पता था तुम चाल चल रहे हो। ये नोबल सैक्रिफाइस वाला नाटक करके मेरी हमदर्दी लेना चाहते थे। जैसे ही मैंने किलिन को बचा लिया, तुम अपनी चालें फिर से चलाओगे जिससे ये दोनों बच्चे तुम्हारे लिए जान दे दें। चालाक इंसान, ये पुरानी चाल है और मुझ पे काम नहीं करेगी। हा। सीनियर, ऐसा नहीं है। और जब आपने चालों की बात की है तो सीनियर खुद भी भरोसे लायक नहीं है। जुओ फैन की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी अंगूठी उतारी और क्याओर की ओर फेंक दी। मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। जब मैं मर जाऊं तो सीनियर सीएओ को यंग सांजी को जरूर ठीक करना होगा। लेकिन अगर सीनियर ने अपना वादा तोड़ा तो उस अंगूठी में एक और ड्रैगन ब्रेथ पिल है, उसे तुरंत उनके मुंह पर फेंक देना। वो भी मेरे और संजी के साथ नरक जाएगा। ध्यान रहे, ज्यादा बात मत करना और ना ही उनकी कोई बात सुनना। अगर जरा सा भी टाले तो सीधा फेंक देना। तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं, बस एक एहतियात है। जुओ फैन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी।
मुझे पूरा यकीन है कि सीनियर मुझे मारना चाहता है, लेकिन यंग सांजी की मदद भी करना चाहता है। इंसानी दिल बड़ा जटिल होता है और तुम्हारे कामों से बहुत कुछ वैसा ही लग रहा है, इसलिए मुझे ये यकीन नहीं कि सीनियर अपनी बात पर टिका रहेगा या नहीं। और मैं जानता हूं कि कोई भी जिद में अपनी जान इतनी आसानी से नहीं देता। असली जीत उसी की होती है जो जिंदा रहे। अगर तुम मुझे मार दोगे और फिर गुस्से में खुद भी मर जाओगे तो फायदा क्या? हा हा हा। सीईओ की आंखों में खून उतर आया। उसने घूरते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे काम शुरू करने दो। क्या तुम वाकई यंग किलिन के लिए अपनी जान देने को तैयार हो? वो मेरा बेटा है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, जो फैन ने चमकती मुस्कान के साथ कहा। सीईओ की भौहें हिलीं और उसका पंजा फिर से नीचे गिरने लगा। बहुत अच्छा, अब मर जाओ इंसान। जुओ फैन के कंधे पर भारी रक्त पिपासु दबाव उतर आया। पिता! क्या और चीख पड़ी। उसने थंडर रिंग को कसकर पकड़ रखा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, दिल टूटने के कगार पर था। उसके पिता यंग सांजी के लिए अपनी जान देने वाले थे। जुओ फैन की पीठ सीधी थी, आंखें शांत और साफ, जैसे मौत को खुले दिल से स्वीकार कर रहे हों। लेकिन सीईओ का पंजा आखिरी पल में रुक गया। उसने उसे पीछे खींच लिया और ठंडी निगाहों से जुओ फैन को देखा। बच्चे, इस लड़ाई में जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर तुम जीत गए। धड़ाम। सीईओ ने पानी पर अपना पंजा पटका, जिससे चारों ओर बड़ी लहरें उठीं। जुओ फैन हल्की मुस्कान के साथ बोला, धन्यवाद फादर। क्या और अवाक रह गई। वो खुशी से भर गई कि जुओ फैन बच गया, लेकिन उसके दिल में ढेर सारे सवाल उमड़ने लगे। सीईओ ने आंखें नीची करते हुए कहा, लिटिल थंडर फीनिक्स, मुझे शुरू से ही पता था कि ये इंसान चालाक है, लेकिन तुम दोनों बच्चों के लिए इसकी भावना सच्ची थी। मेरी उकसाहटों पर कोई और होता तो झूठा नाटक करता और मेरी सहानुभूति पाता, लेकिन इसने खुद को ऐसे पेश किया जैसे कुछ चाहता हो, ताकि मैं और भड़क जाऊं और सारा गुस्सा इस पर निकाल दूं, बच्चों को छोड़ दूं। लेकिन आप गलत हैं। मैं सच में कुछ चाहता था, ये कभी नहीं बदला। जुओ फैन ने बीच में बोलते हुए कहा। सीईओ ने सिर हिलाया। तुम्हारा ये बात मेरे सामने कबूल करना ही दिखाता है कि तुम में कितना साहस है। बच्चों के लिए मेरा सारा गुस्सा झेलकर तुमने मेरी नज़र में इज्जत पाई। जुओ फैन ने सिर झुकाकर हामी भरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी सील तोड़कर मुझे इस हालत में ला दोगे। मुझे लगा ये सब तुम किलिन के लिए कर रहे हो, ताकि खुद की जान देकर उसे बचा सको, पर तुमने तो सारी हदें पार कर दी। चालबाज हो तुम। मैं भी एक पल के लिए धोखा खा गया था। सीईओ आगे बोला। फिर मुझे ख्याल आया, क्या मैं खुद ही गलती कर रहा हूं? क्या तुम डरते नहीं थे कि मैं तुम्हें मारकर किलिन को भूल जाऊंगा? जब तुमने खुद को कुर्बान किया, तब मुझे लगा कि ये सब एक बहुत बड़ी योजना है। तुमने मुझे इस हद तक गुस्सा दिलाया ताकि तुम्हारी मौत किलिन के लिए मूल्यवान बन जाए। एक छोटी सी बात रह गई। जुओ फैन ने नाक खुजाते हुए कहा, मैंने सीनियर को गुस्सा दिलाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जब मैंने सीनियर पर कहर ढाया तब कोई योजना नहीं थी। वो सब किया और के लिए किया था। अच्छा भी लगा। हा हा हा। सीईओ लड़खड़ाया और फिर गुस्से से उसे घूरा। ये सिर्फ दिखाता है कि तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं। अगर तुमने बच्चों को कभी अपना ना माना होता तो इतना गुस्सा क्यों होता? सारा नुकसान तो मेरे बूढ़े थके शरीर को हुआ है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर पाया। पर जो मुझे रोक दिया वो थी तुम्हारी आंखें, मेरी आंखें। सीईओ ने लंबी सांस ली। मैंने कभी एक नौजवान को पकड़ा था जिसकी निगाहें बिल्कुल तुम्हारी जैसी थीं, शांत, साफ और स्थिर। वो बस दुनिया और डाओ को समझना चाहता था। आखिरकार वो एक सॉवरेन बना और मेरा प्रिय मित्र भी। फिर उसने इस रिश्ते से गद्दारी क्यों की? मैं कभी नहीं समझ पाया और तब से लगातार उसी निगाह की तलाश में हूं। लाखों इंसान आए और गए, पर कोई भी वैसा नहीं था। मौत के कगार पर सबके चेहरे पर बेचैनी होती है, चाहे वो खुद को कितना भी धर्मपरायण क्यों न मानते हों। तो फिर वैसी निगाह कैसे मुमकिन थी? इंसान, तुम्हारे चेहरे पर मेरी मौत की छाया तले कोई झिझक क्यों नहीं थी? क्या तुम सच में मानते थे कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? तुम जरूर मन की बातों को पढ़ने में माहिर हो, लेकिन क्या तुम्हारा दिल वाकई इतना स्थिर है मौत के सामने? जुओ फैन थोड़ी देर सोचता रहा और फिर सिर हिलाया। एक डगमगाता हुआ दिल अक्सर पछतावे से पैदा होता है, और पछतावा डर, गुस्से और न जाने कितने और कच्चे जज्बात को जन्म देता है। लेकिन मैंने जब खुद को अपने बेटे के लिए कुर्बान किया तो मुझे कोई पछतावा नहीं था, बस थोड़ी चिंता थी। अपनी पत्नी से किया वादा और एक लड़ाई का वादा अधूरा रह गया, तो यही बात थी। सीईओ ने गहरी सांस ली। डाओ को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, लगाव और निर्विकारता। जो अति लगाव में है वो डाओ नहीं पा सकता जब तक छोड़ न दे। तुमने जीवन और मृत्यु से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन अपनी कस्मों से जुड़ाव रखा है। ये गुण बहुत ही दुर्लभ हैं। बच्चे, तुम्हें सॉवरेन बनने की काबिलियत है। अब ये सब तुम्हारे हाथ में है कि क्या तुम द 10 पाथ्स टू हेवन में से एक पकड़ पाओगे? जुओ फैन ने सिर झुकाया। सीईओ ने सिर उठाया और एक गड़गड़ाहट के साथ उसके मुंह से कुछ बाहर निकला। एक नीला और पारदर्शी आइस जमीन पर गिरा। उस 1 बाय 2 मीटर के आइस में यंग सांजी पड़ा हुआ था। क्या और खुशी से चिल्लाई और जुओ फैन की आंखों में भी उम्मीद चमक उठी। सीईओ ने अपना मुंह पोंछते हुए कहा, यह बच्चा बस किस्मत से बचा।
मैंने इसे अपने शरीर के एक कोने में रख दिया था, नहीं तो ये ड्रैगन फायर में जल गया होता। सीनियर, मेरा पेट ही है हेवन सीलिंग कॉफिन। सीएओ ने कहा, इसकी किलिंग शील्ड को ठीक करने के लिए मेरे पेट का रस इसके शरीर में उतरना जरूरी था। बच्चा 49 दिन तक इस आइस कॉफिन में रहेगा। जब ये पिघलेगा तभी इसकी पूरी तरह से चिकित्सा पूरी मानी जाएगी। जुओ फैन ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, धन्यवाद सीनियर, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। क्याओर ने भी झुककर सलाम किया, चेहरा खुशी से खिला हुआ। तुम सही थे, हम सीक्रेट बीस्ट जैसे प्राणी अलग ही होते हैं, और अगर एक भी कम हो जाए तो इस दुनिया में अकेलापन बढ़ जाता है। लेकिन हम बूढ़े अब अपनी जेलों में बंद हैं और बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए किसी भरोसेमंद को सौंपना जरूरी है। अंकल सियाओ, आप तो इंसानों से नफरत करते थे, अब उन्हीं को सौंप रहे हो? क्याओर ने चिढ़ाया और हंस पड़ी। सीएओ ने सिर हिलाया, यह हल नहीं है, बस कम नुकसान वाला रास्ता है। इंसान घृणास्पद हैं, लेकिन उनके करीब रहकर मैंने उनके भीतर की गहरी मोहब्बत और जिम्मेदारी को महसूस किया है। अगर मेरी नफरत इतनी गहरी है तो मेरा प्रेम भी उतना ही गहरा रहा होगा। वैसे भी ट्विस्टेड लोगों की जगह अगर मैं तुम्हें किसी ऐसे को दूं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं तो बेहतर है। जुओ फैन, ये दोनों अब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। इस पूरी दुनिया में अब हम सीक्रेट बीस्ट बस 5 ही बचे हैं। सीनियर, निश्चिंत रहो, ये मेरे अपने बच्चे हैं। जुओ फैन ने हामी भरी। सीएओ ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये इंसान भी पहले वाले जैसा ही है, दोनों डाव की राह पर चलने वाले। उम्मीद है ये कभी नहीं बदलेगा। एक तेज आवाज गूंजी और जुओ फैन की आंखों से खून निकल पड़ा। क्या हुआ बच्चे? मालूम नहीं। जुओ फैन की भौहें हिलने लगी, चेहरा सख्त हो गया। दूसरी बार जुओ फैन को लगा जैसे उसकी आंखें जल रही हैं और उसने उन्हें पकड़ लिया। बार बार आवाज गूंजी, उसके हाथों से ब्लैक थंडर फ्लेम बह निकली और बेकाबू हो गई। वो विनाश की तरह फैलने लगी जैसे सीएओ से लड़ते वक्त हुई थी। लेकिन इस बार थंडर फ्लेम पूरी तरह से बेकाबू थी। दर्द इतना तेज था कि जुओ फैन चीख पड़ा। अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम, जो कभी इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था, अब उन्माद में था। ठंडी हवाएं जोरों से चल रही थी और काली धुंध ने सब कुछ धूसर रंग में रंग दिया था, जैसे कोई नरक का दृश्य हो। बाली यूयू चिंता में डूबी खड़ी थी जब काली धुंध ने फैलना बंद किया। उसके पीछे शुई रुहुआ छू चिंगचेंग को सहारा दे रही थी। उसने मुड़कर पीछे देखा जहां टेलीपोर्टेशन वाला दायरा खुला हुआ था, और वो भी चिंता में दिखी। इतनी देर क्यों लग रही है? कुछ हुआ क्या? झाड़ियां सरकीं, घास हिली और वू किंगक्यू, ओयांग चांगचिंग और बाकी सब थके मांदे बचते बचाते आखिरकार उस टेलीपोर्टेशन एरिया तक पहुंच ही गए। लड़कियों को देखकर वो चौंके। तुम सब तो अब तक जा चुकी होनी चाहिए थी, अब तक यहीं क्यों हो? उस लड़के की धीमी बीवी टस से मस नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा और रुक जाएं। अगर बहुत ज्यादा बिगड़ा तो जबरदस्ती खींचकर ले चलेंगे। बाली यूयू ने आंखें घुमाई और पीछे खड़ी छू किंगचेंग की तरफ इशारा करते हुए बोली, और वो कहाँ है? सब ठीक तो है ना उसके साथ? ओयांग चंगचिंग को समझ आ गया कि वो किसकी बात कर रही है। उसने थके हुए स्वर में जवाब दिया, वो समुंदर वाले डीमन के पीछे गया है। अभी आने में वक्त लगेगा, हमें पहले निकल जाना चाहिए। समुंदर वाला डीमन? तुमने ये काली धुंध देखी नहीं क्या? ओयांग चंगचिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, बिग सिस्टर, तुमने बिग ब्रदर जुओ को देखा होता, कैसे उसने 3 स्वॉर्ड किंग्स को पीट डाला और फिर इनविंसिबल स्वॉर्ड को चुनौती देकर सीधा समुंदर वाले डीमन के पास चला गया। इनविंसिबल स्वॉर्ड भी तुरंत पीछे गया लड़ने के लिए। दोनों सीधे इस काली धुंध में घुस गए। तुम कहना चाह रहे हो कि पेट्रियार्क अब जुओ फैन के पीछे है? बाली यूयू डर से कांप गई। बिग सिस्टर, घबराओ मत, ओयांग चंगचिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। डैड ने कहा था कि समुंदर वाला डीमन इनविंसिबल स्वॉर्ड से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। जब बिग ब्रदर उस डीमन के सामने गया है तो इनविंसिबल स्वॉर्ड से डर कैसा? इतना भयानक बीस्ट देखकर तो इनविंसिबल स्वॉर्ड की भी हालत पतली हो जाएगी। असली खतरा तो डीमन है, उसके सामने इनविंसिबल स्वॉर्ड तो बस बच्चा है। हा। 1 मिनट, देख रहे हो किससे बात कर रहे हो? वू किंगयू ने उसे घूरते हुए गला खंखारा और गंभीरता से कहा। फ्रिजिड रेंज स्वॉर्ड किंग, ओयांग चंगचिंग की बात थोड़ी सी अनगढ़ है। ब्रदर जुओ सोच समझकर कदम उठाता है। अगर वो डीमन का सामना करने गया है तो यकीनन उसके पास तैयारी भी है, और अगर वो डीमन को संभाल सकता है तो फिर इनविंसिबल स्वॉर्ड उसके लिए कोई मुद्दा नहीं। हाँ, तो अब चिंता छोड़ो, बल्कि हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। डैड ने कहा था कि अगर ये काली धुंध फैल गई तो सबका काम तमाम हो जाएगा। अभी उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है, हमें मौका मिलते ही निकल लेना चाहिए, नहीं तो हम उनके लिए भी बोझ बनेंगे। तो निकलो डरपोक। बाली यूयू ने तेज निगाहों से उसे देखा। मुझे डीमन की ताकत का नहीं पता, पर पेट्रियार्क की ताकत मैं जानती हूँ। अगर पेट्रियार्क उसके पीछे पड़ गया तो मैं लाख मिन्नतें कर लूँ, कुछ नहीं होगा। बाली यूयू सीधी काली धुंध में उड़ चली, पीछे से चिल्लाई, तुम लोग निकल जाओ। मैंने उसे यहाँ तक पहुँचाया, उसका वादा पूरा कर दिया। अब तो बिग सिस्टर भी चली गई, हम सब वैसे ही घायल हैं, कुछ भी हो जाए हम तो गए ही समझो। ओयांग चंगचिंग ने कंधे उचकाए और खुली टेलीपोर्टेशन एरिया को देखते हुए बोला, तो हम निकल रहे हैं, है ना?
वो किंग्क्यू ने थके चेहरे के साथ लंबी सांस ली। क्या इस बात में भी पूछने की जरूरत है? यहाँ रुककर क्या ही भला होगा किसी का? और उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, बाकी सब उसके पीछे हो लिए। रुको सीनियर ब्रदर, वो चिंगचेंग नहीं जाएगी। शुई रुहुआ ने पीछे से चिल्लाकर कहा। हम कब से यहाँ खड़े हैं, लेकिन चिंगचेंग हिल तक नहीं रही। ऐसा लग रहा है जैसे जुओ फैन के लौटने तक वो रुकी ही रहेगी। वो किंग्क्यू ने समझते हुए सांस छोड़ी। जूनियर सिस्टर चू को ये अच्छा नहीं लगेगा, पर यहाँ रुकना भाई जुओ के लिए बोझ ही होगा। हमें निकलना ही होगा, चाहे उसे जबरदस्ती ले चलना पड़े। वो किंग्क्यू और ये लिन ने एक दूसरे की ओर देखा और छू किंगचिंग के दोनों तरफ खड़े हो गए। ओयंग चंगचिंग सबसे उत्साहित था। वो भी हंसते हुए उनके साथ जुड़ गया। सिस्टर इन लॉ, माफ करना, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। बिग ब्रदर जुओ नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं समझोगी, इसलिए माफ करना। तीनों ने उसके कंधे पकड़ लिए। जैसे कोई देवता बीच में आ गया हो, छू किंगचेंग को एक जानी पहचानी चीख सुनाई दी। वो कांपी और अचानक जबरदस्त ऊर्जा निकली, जिससे लड़के उड़कर दूर जा गिरे। ओयंग चांगचिंग तो सीधे फिसलकर जमीन पर जा गिरा और दर्द से करा उठा। सिस्टर इन लॉ, प्लीज, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। तुमने युआन क्यू से खुद को बचा लिया और हमें ही चोट पहुंचा दी। तुम्हें पता है हम कितने घायल हैं। अब तुम्हारा एक और वार नहीं सह पाएंगे। जब वो दर्द में शिकायत कर रहा था, वेस्टर्न लैंड्स की पूरी टोली हैरानी से छू किंगचेंग को देख रही थी। इतने सालों में जब से छू किंगचेंग अपना होश खो बैठी थी, उसने कभी इतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं दी। युआन क्यू का इस्तेमाल तो दूर की बात थी, क्या इसका मतलब था कि वो होश में आ गई? सबकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। शुई रुहुआ ने खुशी से उसका कंधा पकड़ लिया। चिंगचेंग, तो तुम जाग गई। जेल में अपनी नींद में ते हुए इतने सालों की चुप्पी के बाद उसके होठों से ये नाम निकला। उसकी आंखों में डर की झलक थी। सब खुशी से झूम उठे। ये तो चमत्कार है, या फिर जीतता हुआ प्यार। भाई जुओ ने कुछ ही दिनों में वो कर दिखाया जो हम सालों से नहीं कर पाए थे। दिल को दवा चाहिए और वो दवा जुओ फैन ही है। शुई रुहुआ खुशी से रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। छू किंगचेंग के होठ कांप रहे थे और उसकी आंखों में डर उतर आया। जेल जू फैन खतरे में है, वो खतरे में है। फिर वो सीधे हवा में उड़ी और काली धुंध की ओर चली गई। चिंगचेंग, रुको। शुई रुहुआ घबरा गई और उसके पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने एनर्जी का इस्तेमाल किया, खून की उल्टी कर दी और पीछे गिर पड़ी। बाकियों की हालत तो उससे भी बुरी थी। चलना ही मुश्किल था, उड़ना तो नामुमकिन। छू किंगचेंग को जाते हुए देखकर ओयंग चंगचिंग ने लंबी सांस ली। अब बिग सिस्टर कहाँ है जब उसकी सबसे जरूरत है? सिस्टर इन लॉ तो हम जैसी घायल नहीं है, उसको पकड़ना तो नामुमकिन है। क्या वो फिर पागल हो गई? वो पागल नहीं है, बस उसका मन सुन्न हो गया था। अब जब होश में आई है तो एकदम से यूं क्यों उड़ गई? वो किंग्क्यू ने चिंतित होकर कहा। उसने जुओ फैन के खतरे की बात कही। क्या तुमने सुना? ओयंग चंगचिंग ने कंधे उचकाए। शायद उसे कोई भ्रम हुआ होगा या बेचैनी है। बिग ब्रदर जुओ तो वाकई खतरे में है काली धुंध में, पर हमें क्या पता। हम तो मीलों दूर हैं और धुंध के सामने खड़े रहकर भी कुछ दिखेगा नहीं। सिस्टर इन लॉ को कैसे पता चला? लगता है उसका दिमाग फिर से उलझ गया। तो फिर मुझे डर है। वो किंग्क्यू ने दूर आसमान की ओर देखा और फिर धीमे से कहा। उनके दिल आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि ब्रदर जुओ वाकई किसी भारी मुसीबत में है। बाकी सभी की आंखों में चिंता उतर आई। बाली यूयू धुंध के बीच से दौड़ती चली जा रही थी, तभी उसे 4 लोग सामने उड़ते दिखाई दिए। वो चौंक गई, पहचान गई थी। उफ, क्या मैं इन्हें अनदेखा कर दूं? बाली यूयू थोड़ा घबरा गई। एक तरफ जुओ फैन की चिंता, दूसरी तरफ ये 4 लोग। अगर ये उसे पकड़ लेते तो वो जुओ फैन की मदद नहीं कर पाएगी। वो पास की कुछ उजड़ी हुई इमारतों में छुप जाना चाहती थी, जैसे कोई बीमारी हो उनसे। लेकिन तभी बैली यूयू ने उसे देख लिया और चिल्ला पड़ा। अरे वो यूयू है ना? जल्दी आओ, पेट्रियार्क घायल हो गया है। धत तेरी और तेरी वो भूतिया आंखें भी। मैं बस जरा सा ही तो बचा था तुझसे। तू देखती जा, मौका मिलते ही तेरी ये घूमती आंखें निकाल लूंगी तेरे खोपड़ी से। बाली यूयू का दिल गुस्से में उबल रहा था, लेकिन उसने झूठ मूठ की हैरानी के साथ उड़ते हुए चारों की तरफ देखा। पेट्रियार्क घायल है? ये कैसे हुआ? क्या तुम तीनों ऐसे ही उसकी रक्षा करते हो? बैली यूयू ने भारी सांस ली। हमारी पूरी ताकत भी नाकाफी साबित हुई। वो सी डीमन तो हद से ज्यादा ताकतवर निकला। पेट्रियार्क तो उसे छू तक नहीं सके। सी डीमन इतना ताकतवर कि पेट्रियार्क तक हार जाए? बाइली यूयू का दिल डूबने लगा। वो जानती थी कि जुओ फैन उस भयंकर बीस्ट के सामने अकेला है। जहां इनविंसिबल स्वॉर्ड हार गया, वहां जुओ फैन कैसे टिकेगा? चिंता से भरकर बाइली यूयू ने मुट्ठियां भींच लीं और काली धुंध की ओर देखा। बैली यूतिया को बैली यूयू का बदला हुआ हाव भाव नहीं दिखा। शायद उसके गंभीर जख्मों ने उसके होश छीन लिए थे। उसने बर्फ और जलती हुई खून के साथ खांसी की और कहा, मैंने कभी ऐसी ताकत नहीं देखी। मैं पूरी तरह हार गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। एक दिन मैं फिर से चुनौती दूंगा। इनविंसिबल स्वॉर्ड फिर से खांसा। आग और बर्फ से उसका चेहरा सफेद कागज जैसा हो गया। पेट्रियार्क, कुछ मत बोलिए।
हमें कोई शांत जगह ढूंढनी चाहिए ताकि आप ठीक हो सकें। आपके घाव अनदेखा नहीं किए जा सकते, बेली यूयुन ने कहा। इनविंसिबल स्वॉर्ड ने उसे हाथ से रोकते हुए गहरी सांस ली और पीछे काले धुंध की ओर देखा। नहीं, मैं यहीं रहूंगा। मैं हार चुका हूं, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि इस जबरदस्त लड़ाई का अंजाम क्या होता है और उसका विजेता कौन बनता है। जबरदस्त लड़ाई? बाइली यूयू की आंखों में चमक आ गई। पेट्रियार्क, क्या अब भी कोई सी डीमन से लड़ रहा है? बाइली यूटियन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। बेली यूयुन ने झुंझलाकर कहा, यूयू, इसी बात पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। आखिर तुमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की कैसे? तुम्हारी वजह से हम सबकी जान मुश्किल में पड़ गई थी। मैंने क्या कर दिया? बाइली यूयू हैरान रह गई। बाइली यूयुन गुस्से से बोला, तुम पूछ रही हो? तुमने ही तो कहा था कि वो जुओ लड़का सोल हार्मनी स्टेज में है, एक मामूली सा। हाँ, पर क्यों? क्या तुम्हारे दिमाग में कभी आया कि उसके साथ जो लड़की है उसके पास कोई ताकतवर चीज हो सकती है जिससे हमें स्वॉर्ड किंग्स को भारी चोट लगे? उस बच्ची ने हम तीनों को लगभग मार ही डाला था। बेली यूयुन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। बाकी दोनों ने भी सिर हिलाया और खुद को अपमानित महसूस किया। एक नन्ही सी लड़की ने उन्हें डर के मारे भागने पर मजबूर कर दिया। अगर ये बात मुख्य क्षेत्र में फैल गई तो वो बाहर निकलने लायक नहीं बचेंगे। बेली यूयू ने सिर हिलाकर कहा, तुम क्याउर की बात कर रहे हो? लेकिन वो तो प्यारी सी है, इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? प्यारी? ये बात तो पहली बार सुन रहा हूं। बाइली यूयुन का चेहरा झुंझला उठा और उसके दोनों भाई भी गुस्से में थे। जैसे बाप वैसी बेटी, जैसे मास्टर वैसा डिसाइपल। अगर छोटी इतनी ताकतवर है तो उसका बाप कैसे पीछे रह सकता है? क्या तुम्हें नहीं पता था कि उसके पास ऐसा ट्रिंकेट है जिससे वो हम स्वॉर्ड किंग्स को संभाल सकती है? और उसका बाप, वो तो पेट्रियार्क तक को खत्म कर सकता था। उसने अभी अभी 9th लेवल इंपीरियल बीस्ट को हरा दिया है, वो भी अपनी स्पिरिट एनिमल को। वो एक 9th लेवल इंपीरियल बीस्ट है। मैं तो कहता हूं कि सारे 9 स्वॉर्ड किंग्स मिलकर भी उस पर खरोच नहीं डाल सकते। बाइली यूयू चौंक गई। 9th लेवल इंपीरियल बीस्ट? वो तो सिर्फ किस्सों में सुना था। वो सच में है और जुओ फैन के पास है। तुम्हें नहीं पता था? एक जरा भी नहीं। तभी तो मैं पूछ रहा हूं, आखिर तुमने इन्वेस्टिगेशन की कैसे? बाइली यूयुन ने भड़कते हुए कहा और फिर बाइली यूटियन की ओर मुड़कर बोला, सौभाग्य था कि पेट्रियार्क की स्किल इतनी डिवाइन है कि उसने 9th लेवल इंपीरियल बीस्ट को मारा, वरना हम सबका अंत तय था। बाइली यूटियन उस वक्त इतनी निराशा में था कि उसकी खुशामद पर भी ध्यान नहीं दिया। बाइली यूयू ने चौंकते हुए पूछा, पेट्रियार्क ने मारा उस बीस्ट को? जब उनका सामना हुआ तब उन्होंने खत्म कर दिया। बाइली यूयुन अचानक ठिठक गया, चेहरा गंभीर हो गया। उसने इनविंसिबल स्वॉर्ड की ओर देखा, फिर फटकारते हुए बोला, उस इंसान का नाम पेट्रियार्क के सामने फिर मत लेना। पर मैं तो आपसे बात कर रही थी ब्रदर यून। मैं कह रहा हूं तुम्हारी जानकारी गलत थी और उस गलती ने हमें मरने के कगार पर ला दिया। दोबारा उसका जिक्र मत करना। बाइली यूटियन ने भारी आवाज में कहा, मैं तो उससे लड़ने ही जा रहा था कि सी डीमन आ गया। वो सी डीमन के पीछे था और मैं भी उससे मिलना चाहता था, तो हम सब उसके डोमेन में घुस गए। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वो सी डीमन के जादू से जमा हुआ था और मैंने उस बीस्ट को चुनौती दी। लेकिन इससे पहले कि मैं पास पहुंचता, मैं भी जम गया। जब मेरी आंखें खुली तो खुद को और इन तीनों को बुरी तरह घायल पाया। लेकिन मैं एक ऐसा दृश्य देख चुका था जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। बाइली यूयू घबराई, जानने को बेताब। बाइली यूटियन ने गहरी सांस ली। जुओ फैन और सी डीमन के बीच लड़ाई हुई। वो उसके स्तर का नहीं था, लेकिन किसी चतुर स्किल की बदौलत धीरे धीरे उसकी स्थिति मजबूत होती जा रही थी। सी डीमन बस वार सहने पर मजबूर था। ऐसा तब हुआ जब वो सी डीमन पहले ही गंभीर रूप से घायल था, मौत के करीब। मुझे नहीं पता उसने क्या किया, पर मैं मानता हूं कि वही वजह बना। उसकी लड़ाई के कारण जो गर्म लहर फैली, उसी ने हमें जमाव से मुक्त किया, लेकिन हमें भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। सी डीमन को इतनी चोट पहुंचाना साफ दिखाता है कि अगर वो मुझसे लड़ता तो मैं राख बन जाता। इनविंसिबल स्वॉर्ड? हाँ, मैं तो सारी जिंदगी अंधा रहा, इस दुनिया की असली विशालता को कभी देख ही नहीं पाया। स्वॉर्ड किंग्स ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। बेली यूयुन ने बेली यूयू की ओर गुस्से से देखा, तुम्हारी रिपोर्ट ने क्या किया? बाघ को बिल्ली बता दिया। उसने हमें चीर कर रख दिया होता। सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेली यूयू अवाक रह गई, अपनी बड़ी भोली आंखों से धुंध की ओर देखती रही। वो लड़का वाकई इतना ताकतवर है? देखने में तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। पेट्रियार्क, आप लड़ाई के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, पर आपको विजेता का कैसे पता चलेगा? क्यों ना आप अपने जख्मों का इलाज करें? बेली यूयुन ने झुककर कहा। बाइली यूटियन बोला, बहुत आसान है। हम उनकी लड़ाई नहीं देख सकते, पर उसका अंत साफ होगा। अगर जुओ फैन जीता तो वो खुद बाहर आएगा। अगर सी बीस्ट जीता तो काली धुंध पीछे हट जाएगी और कुछ भी नहीं छोड़ेगी। धुंध हटेगी? वो क्यों? हाँ, सी डीमन की जीत अगर भीषण हुई तो वो क्यों यहीं रुकेगा? क्या वो इंतजार करेगा कि और इंसान आकर उसे मार डालें? नहीं, वो अपनी चोटें भरने चला जाएगा।
बाइली यूटियन की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, इस लड़ाई का अंत देखने और अपने अगले महान प्रतिद्वंद्वी को पहचानने। स्वॉर्ड किंग्स चौंक गए और सिर हिलाते हुए उसके साथ रुक गए। बाइली यूयू मन ही मन घबरा रही थी। वो यहाँ लड़ाई के अंत का नहीं, बल्कि इस उम्मीद में बैठी थी कि शायद वो उस काले कोहरे से निकल आए। अचानक कोई सीधा उड़ता हुआ धुंध के भीतर चला गया। बाइली यूयू चिल्लाई, उसने तो टेलीपोर्ट कर लिया था, अब ये क्या कर रही है यहाँ? क्या उन बेवकूफ़ों से कुछ नहीं होता? ओह, किसी को जीना उबाऊ लग रहा था तो मौत को गले लगाने आ गई। बाइली यूयुन ने देखा और मजाक उड़ाया, वो लड़ाई तो ऐसी है जिसमें हम जैसे भी मारे जा सकते हैं, और ये मामूली सी लड़की इथीरियल स्टेज के 5th लेयर में सीधी उस मौत के मुंह में जा रही है। हाँ हाँ हाँ। या फिर शायद वो लड़का जीत गया हो और अब वो सुरक्षित है, या फिर लड़का हार गया हो और सी डीमन किसी इंसान को न बख्शे। सब किस्मत की बात है। हाँ हाँ हाँ। तीनों स्वॉर्ड किंग्स हंसते रहे। बाइली यूयू अंदर से बेचैन थी कि क्या करे, क्या वो भी अंदर जाए, पर जैसे ही ये विचार आया उसने उसे दबा दिया। मुझे तो उसे उस कमीने के लिए बचाना था, पर अब जब वो मौत की लड़ाई लड़ रहा है तो उसकी लड़की से क्या लेना देना? जो भी हो जाने दो, उसका जो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाइली यूयू की आंखों में अब ठंडापन था, दिल में एक निर्दयी सोच पनप चुकी थी। अगर वो मर गई तो उस कमीने को किसी की चिंता नहीं रहेगी। हाँ हाँ हाँ। बर्फ और बर्फीली हवाओं से भरी उस दुनिया में जुओ फैन की चीख गूंजी, उसके पूरे शरीर पर काली ब्लैक फ्लेम मचल रही थी। क्यावर घबरा गई और सीईओ की ओर मुड़ी। अंकल, ये क्या हो रहा है? ही इनहेरिटेड जो डिवाइन आई ऑफ द वॉइड है वो अभी बहुत कमजोर है, और ये ब्लैक थंडर फ्लेम बेहद हिंसक ताकत है जिसे वो अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जब कोई इतनी ज्यादा ताकत जबरदस्ती इस्तेमाल करता है तो ये ब्लैक फ्लेम बेकाबू हो जाती है और इसे ही निगलने लगती है। हेवन सीलिंग सीईओ का चेहरा गंभीर था। इसने लड़ाई में डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को बार बार चलाया और अब वो थंडर फ्लेम की प्रकृति को कंट्रोल करने की सीमा तक पहुंच गया है, इसलिए अब वो पलटकर हमला कर रही है। लेकिन ये थंडर फ्लेम आया कहाँ से? इतनी हिंसक क्यों है? मेरी सील इस पर काम क्यों नहीं कर रही? क्यावर और परेशान हो गई। अंकल सियाओ, डैड की ये एपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम 4 सेक्रेड बीस्ट की ताकत से बनी है। इतनी जबरदस्त शक्ति को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? 4 सेक्रेड बीस्ट की ताकत कैसे? सीईओ चौंक पड़ा और फिर ठहर गया। क्या 9 सेरेनिटीज का रिसर्च सफल हो गया था? ये बच्चा किसका सक्सेसर है? मेरे मास्टर 9 सेरेनिटीज सॉवरन है। समझ गया, तब तो उस बूढ़े ने सच में काम कर दिखाया। सीईओ ने सिर हिलाया और लंबी सांस ली। इसीलिए ये थंडर फ्लेम इतनी हिंसक है। ये 4 सेक्रेड बीस्ट की शक्ति से बनी है, हमारी ताकत से बहुत ऊपर, इसीलिए मेरी सीलिंग काम नहीं कर रही। अंकल सियाओ, कुछ कीजिए, हम कुछ तो कर सकते हैं। क्यावर अब रोने लगी थी। जुओ फैन की चीखें और उसका फ्लेम में जलता हुआ शरीर देखकर उसका कलेजा फट रहा था। वो हेवन सीलिंग सीईओ से गुहार कर रही थी। बीस्ट ने गहरी सांस ली। इस बच्चे ने इंसानों के लिए मेरी सारी नफरत खुद में समेट ली ताकि यंग किलिन को बचा सके। मैं उसके जज्बे की तारीफ करता हूँ। मैं शुरुआत में उसकी मदद कर सकता था, लेकिन अब इस पुराने ड्रैगन की फायर से मैं खुद बहुत कमजोर हूँ। अब इस थंडर फ्लेम को दबाना मेरे लिए नामुमकिन है। पानी और आग एक दूसरे के विपरीत हैं और मेरे अंदर दोनों ही टकरा रहे हैं, वरना मैं इसे कूदते ही सील कर देता। अब हम क्या करें? कुछ नहीं, मैं खुद बस जिंदा भर हूं। सीईओ ने सिर हिलाया। क्यावर अब पूरी तरह रोने लगी, जुओ फैन के लिए दर्द और चिंता से भरी। हवा में सरसराहट हुई। काले कोहरे के बीच से 3 चमकती रेखाएं सीईओ की ओर बढ़ीं। तीनों डिवाइन स्वॉर्ड्स जो पहले अपने मालिकों के हाथ से छूट गई थीं, सीईओ की एनर्जी को महसूस उसी पर हमला करने निकल पड़ी। सीईओ तिलमिला गया और समुंदर में डूबने को था, तभी हेवन सीलिंग स्वॉर्ड उसके चारों ओर घूमी और एक स्वॉर्ड वेव छोड़ी जिससे वो वहीं जम गया। बाकी 2 डिवाइन स्वॉर्ड्स उसके दोनों कंधों में गहराई तक धंस गईं, खून की धार निकल पड़ी। सीईओ दर्द से दहाड़ा, धोखेबाज, गिरते को मारते हो, क्या तुम्हारे मास्टर ने यही सिखाया? जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हों, डिवाइन स्वॉर्ड्स फिर से एक साथ आए और फिर अलग अलग दिशाओं से हमला करने लगे, सीईओ के विशाल शरीर में छेद करते हुए। अंकल सियाओ, क्या हुआ? ये 3 स्वॉर्ड्स इतनी खतरनाक नहीं लगती, फिर भी क्यावर रोती रही। सीईओ तो जैसे रो देना चाहता था। मुझे इन सेक्रेड वेपन्स की असलियत तुमसे बेहतर पता है। बिना सेक्रेड स्टोन के ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं अभी इतना कमजोर हूं कि इन्हें सील भी नहीं कर पा रहा। मेरे अंदर की आग और पानी की टक्कर मुझे जकड़ चुकी है, और ये स्वॉर्ड्स तो वैसे भी बेहद धारदार हैं। मैं अब और नहीं झेल सकता। सीईओ चीखने लगा। क्यावर अकेली थी, घबरा चुकी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सीईओ ही जुओ फैन की मदद कर सकता था। अगर वो गया तो जुओ फैन का कोई सहारा नहीं बचेगा। वो किसी की भी मदद करने में असमर्थ थी। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का 7 स्टेज वॉइड सील। करोजिव थंडर फ्लेम के नीचे 7 सुनहरे घेरे चमके और फिर नर्क जैसी चीख सुनाई दी। एक गूंज हुई,
तीनों डिवाइन स्वॉर्ड्स हिले, लेकिन देर कर चुके थे और स्पेशल रिपल ने उन्हें पकड़ लिया। तीनों स्वॉर्ड्स बर्फ पर गिरी, उनकी स्वॉर्ड स्पिरिट्स गायब हो चुकी थीं। सीएओ ने राहत की सांस ली। एक तेज आवाज हुई, आग। ब्लैक थंडरफ्लेम और भी हिंसक हो गई और जुओ फैन की पूरी बाईं आंख को चट कर गई। अब वो आंख नहीं थी जो इस शक्ति को नियंत्रित करती, तो थंडरफ्लेम जुओ फैन को निगलने लगी। उसे असहनीय दर्द होने लगा। फादर, कियाओर ने रोते हुए पुकारा। सीएओ थोड़ा हिचका। बच्चा, इसके लिए शुक्रिया। तुम्हारे जैसे हालात में भी तुमने मेरी मदद की। मैं सच में चकित हूं। हा, ये कोई बात नहीं। जुओ फैन ने अपनी चीखें निगलते हुए मुस्कान दी। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मैं कभी किसी पर उधार नहीं रखता। तुम मेरे बेटे को बचाओगे तो समझो हिसाब बराबर। ये नहीं चलेगा। सेक्रेड बीस्ट की मदद सेक्रेड बीस्ट को करनी चाहिए, सीएओ बोला। जुओ फैन ने कहा, तुम यंग सैंजी को सेक्रेड बीस्ट मानकर बचा रहे हो, लेकिन वो मेरा बेटा है। ये एहसान मुझे चुकाना ही होगा। और वैसे भी ये मेरी मर्जी भी थी। मुझे पहले से पता था कि एक दिन ये थंडरफ्लेम मुझे खा जाएगी। बस वो दिन आज आ गया। मेरी जिंदगी की डोर शुरू से ही टूटी थी, लेकिन यंग सैंजी और क्याओर अभी खुद को बचाने लायक भी नहीं हुए। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन पर पूरी तरह भरोसा किया जा सके। माफ करना, लेकिन अब मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। ये बच्चे अब तुम्हारे हवाले। सीनियर सीआओ, तुम इन बच्चों के लिए एक भरोसेमंद सहारा बनो। मैंने तुम्हें बचाया ताकि तुम इनके रक्षक बनो। क्याओर, मैं जा रहा हूं। रिकॉयल अरे से सीनियर्स को आज़ाद कर दो। यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारी उम्मीद है। मैं तुम्हें वो साधन भी दूंगा जिससे तुम ये कर सको। सिरीन शोर्स ट्रेडिंग में वो रंडोंग को ढूंढना। मैंने सब पहले से तय कर रखा है। फादर, कियाओ रोती हुई उसके पैरों पर गिर गई। जुओ फैन मुस्कराया। वो क्याओर को एक बार गले लगाना चाहता था, लेकिन ब्लैक फ्लेम्स देखकर उसने अपना हाथ रोक लिया। उसका रास्ता अब समाप्त हो चुका था, लेकिन इस बार उसकी पिछली जिंदगी से अलग उसके पास एक विरासत थी जिसने उसकी मौत को भी सार्थक बना दिया। जुओ फैन ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। दर्द को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका दिल शांति में था। इस जीवन ने भले ही कम समय दिया, लेकिन संतोषपूर्ण रहा। सीईओ ने आखिरकार चिल्लाया, बच्चा, इतनी जल्दी हार मत मान। मैं ब्लैक फ्लेम को नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें उसे रोकने का तरीका दे सकता हूं। इसे ले लो। हेवन सीलिंग सीईओ ने अपनी आंख निकाल ली। रक्त फव्वारे की तरह निकला और समुंदर को लाल कर दिया। सीईओ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें एक नीली चमकती आंख रखी थी। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।